हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने एनसीईआरटी की बुक ही जो है वो ओपन की है। इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आगे का प्रोसेस है। ओके, अब देखो रियल नंबर है। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले जो इसका टॉपिक है इस पे बात करते हैं। ठीक है, नंबर होते क्या है आखिर? तो नंबर क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास सिंबल्स होते हैं मैथ्स में। कुछ सबसे स्टार्टिंग हमारे पास सिंबल्स होती है। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैथ्स के सिंबल्स है। तो इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ठीक है, डिजिट्स कहते हैं। अब क्या होता है जब हम इन डिजिट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लाइक 0 1 बना रहे या 1 2 या कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे, उस कॉम्बिनेशन को ही हम इस कॉम्बिनेशन को ही हम नंबर कहते हैं। समझ आ गया? तो हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं मेनली। अब इस नंबर में भी वो बोल रहा है कि हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली नंबर जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। नंबर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होगा आपका इमेजिनरी। तो हम बेसिकली अभी इमेजिनरी के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। रीजन ये है इसका क्योंकि 11th में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप इसकी स्टडी करोगे। तो अभी जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो रियल नंबर क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? जो भी नंबर आप रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो उन्हीं को ही हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आपको अगर मालूम होगा तो रियल नंबर रियल नंबर लाइन क्या होती है? ऐसे बनती है ना, माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव। यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, इधर पॉजिटिव 1 2 3 लिख देंगे और इधर -1 -2। तो इस नंबर लाइन पे आप जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं। बेसिकली रियल नंबर भी दो तरीके से होते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये रियल नंबर है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। तो रियल नंबर दो तरीके के हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक हम बात करते हैं रेशनल की और एक हम बात करते हैं, एक रेशनल की बात करते हैं, दूसरा हम इररेशनल की बात करते हैं। इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर क्या होते? वो नंबर जो कि आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। अब रेशनल नंबर में भी मैंने कहा p अपॉन क्यू में, बट एक कंडीशन और ऐड होती है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो उसे रेशनल नंबर कहेंगे। और सेकेंड थिंग, जिनको भी आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके क्या हो जाएंगे? इररेशनल नंबर्स हो जाते हैं। बेसिकली इररेशनल नंबर्स में कौन से आते हैं? स्क्वायर रूट के नंबर्स ही क्या आते हैं? इररेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। रियल नंबर में आप किसके बारे में पढ़ोगे? या तो रेशनल के बारे में या इररेशनल, या कंबाइनली। वैसे इस चैप्टर में हम दोनों के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट? तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर जो है वो होता क्या है और इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग में करती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब देखो इसमें आप फर्स्टली एक इंट्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे इसमें कि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिया है। वैसे बेसिकली क्लास 10th में पहले क्या होता था कि वो पहले पूरा लेमा देते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा देते थे, उसके बाद उसका एल्गोरिथम बताते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है, तो इसका भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको हम करके क्या करेंगे? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ और उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। देखो यूक्लिड लेमा मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया है तो मैं उसी को डिस्कस कर लेती हूँ। ये है लेमा। तो लेमा बेसिकली क्या होता है? लेमा वो होता है कि वो प्रूवन स्टेटमेंट, द प्रूवन स्टेटमेंट विच हेल्प्स टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या है लेमा? लेमा एक मैथमेटिक एक स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट में अगर मैं आपको थोड़ा इसका डेफिनेशन बताऊं तो मैं लिख देती हूँ। The statement
the proven statement which helps to prove the other statement called lemma. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाती हूँ। देखो, जैसे आपको पता है कि कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, होता है ना। ये क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है कि ईच एंड एवरी इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 14 डिविजिबल होगा 2 से या 18 डिविजिबल होगा 2 से, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आपके पास यू हैव वन स्टेटमेंट की ईच एंड एवरी इवन नंबर, ठीक है, ईच एंड एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता है कि जब सारे के सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, मैं आपसे पूछूं क्या 12 होता है 2 से डिवाइड या नहीं, तो आपको करना नहीं पड़ेगा। यू नो कि ये प्रूवन है ऑलरेडी, तो हाँ, ये भी डिवाइड होगा ही होगा। किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे 18 पूछे या कोई अदर इवन नंबर के बारे में पूछेंगे तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं ना मुझे। तो इसलिए ये कहते हैं, ये सब क्या होती है? एक लेमा होती है जो हेल्प करती है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में। सेकेंड थिंग, इन्होंने वर्ड यूज किया। देखो, यूक्लिड को हम ज्योमेट्री का फादर कहते हैं, तो वो एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में इन्होंने क्या कहा? यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यूक्लिड ने हमें दिया कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, सपोजिंगली ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो और एन क्यू एन आर अनदर क्या है? नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। तो हम इन सबको एक पैटर्न में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये इसकी लेमा थी। अब कैसे? जैसे 5 को मैंने डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 जा 4 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो यही तो होता है ना, ये होता है आपके पास क्या? ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वेश्चन और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो उन्होंने इसी को ही एक लिखने का तरीका बताया, उसने इसको अपना नाम दे दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा करके उन्होंने बता दिया। अब आपको पता है ना, ये जो रिमाइंडर होगा वो कभी बी से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, बी से बड़ा हो जाएगा या उससे बराबर हो जाएगा तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये उसकी एक लेमा थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, इसके लिए इसके थ्रू उन्होंने कहा कि हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी वे में हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके थ्रू? यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो अब एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, जैसे मुझे निकालना है 2 और 8 का में एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी एक नंबर को जो कि बड़ा है। तो विच वन इज ग्रेटर? 8 इज ग्रेटर देन 2। तो अब क्या करो, 8 जब ग्रेटर है तो उसी समय a को 8 ले लो, जो नंबर बड़ा है उसको 8 ले लो, लिया हमने। फिर जो दूसरा बच गया, दूसरा क्या बचा? b, 2 बच गया तो उसको b ले लो, तो ये हो गया 2। अब q प्लस r, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए ना। अब देखते हैं q एंड r क्या होगा, डिवाइड करो, 8 में 2 का डिवाइड करो तो 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कितना आया? वो 4 आया, रिमाइंडर क्या आया? 0 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पूरी लाइन वैसे लिखने की जरूरत होती है, हमेशा ही ये लिखना चाहिए। अब जैसे रिमाइंडर 0 आया तो ये जो होता है आपका b, जो होता है b विल बी कॉल्ड योर, b हमेशा क्या होता है आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, हमेशा ये एचसीएफ कहलाता है। तो ऐसे ही अगर ये तब तक हम b को एचसीएफ नहीं कहते जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा, b आपका क्या हो जाएगा? वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं? एचसीएफ ऑफ 8 and 2। ठीक है, इसको मैं और बहुत डिटेल से बता सकती थी, और क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो एक टॉपिक था ना, तो बट मैंने अभी थोड़ा हल्का आपको बता दिया। अगर आपको और चाहिए होगा तो मुझे जरूर से
कमेंट में बताना, मैं आपको इसको और डिटेल से बताऊं। अभी बस इतना ही हम करते हैं, ठीक है। फिर आता है जिसमें कि पूरा आपका पूरी एक टॉपिक ही है आपका, इसमें एक्सरसाइज 1 में आपका पूरा ये फंडामेंटल थ्योरम है, यूज हो रही है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? अच्छा, एक वर्ड एल्गोरिथम मैंने बताना भूल गई। एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे कि हमने देखो एक प्रोसीजर अपनाया कि जब तक आर जीरो नहीं होगा बी क्या नहीं बन सकता, एचसीएफ नहीं बन सकता आपका। तो ऐसे ही इसमें 2-3 स्टेप्स बनते जाएंगे, आपको अगेन फिर से आर फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा जीरो हुआ या नहीं, फिर से दोबारा से आर फाइंड आउट करना पड़ेगा जीरो हुआ या नहीं। हम अगर यहाँ पे सपोजिंगली 7 होता, तो हम जो भी इन दोनों में से ग्रेटर है वो आपका ए हो जाता, दूसरा बी हो जाता। वैसे पॉसिबल तो नहीं था 7 होना, क्योंकि बी से बड़ा नहीं हो सकता ना आर आपका। तो ऐसी कंडीशन में जैसे सपोजिंगली यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये ईच एंड एवरी टाइम ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए ऐसे ही तब तक करते रहना जब तक कि आर जीरो ना हो जाए, और होता जरूर है, एचसीएफ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अब यही ध्यान रखो, ये जो हम हर बार एक सेम प्रोसीजर अपना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना ही एल्गोरिथम होता है। सारे स्टेप्स को कंबाइन ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम फर्स्ट स्टेप सेकंड 3 स्टेप है इसमें, नहीं। हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जहां पूछा है तो आपको वो प्रोसीजर से ही करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सबसे पहले होता क्या है? अरिथमेटिक होता है आपका जहाँ पे हम नंबर्स की स्टडी करते हैं। ये लेटर्स भी यहाँ कांस्टेंट की फॉर्म में ही होते हैं, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो जहां आप नंबर्स की स्टडी करते हो वही आपका अरिथमेटिक है। अब देखो अरिथमेटिक में क्या क्या, कि जब वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, इन चीजों के बारे में मैं बताती हूँ आपको। देखो नंबर, हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें की फैक्टर, दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर में क्या होते हैं? सिर्फ प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब वो भी कौन कौन से होते हैं? वो दो फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ, राइट। अब 1 एंड इटसेल्फ, तो कंपोजिट नंबर कौन से हुए? कंपोजिट नंबर होंगे भाई जो प्राइम नंबर नहीं हुए। जिसका मतलब क्या होगा, इसमें एटलीस्ट एक और फैक्टर होगा। इसका मतलब मोर देन, क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स, चाहे 3 हो। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। अब बात करते हैं, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, ये इसी कंपोजिट नंबर के लिए। ये कहते हैं कि हम जितनी भी कंपोजिट नंबर्स हैं, इन कंपोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात कही। जैसे कि सपोजिंगली कंपोज कुछ भी नंबर बता दो, जैसे 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 3 क्या होगा? प्राइम। 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर का। तो 4 को ही करके देखते हैं, क्या है? 2 इंटू 2 लिखा आपने, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दिया। 1 नहीं लिख सकते, 1 भी एक फैक्टर है बट प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के पास एक ही फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर में भी नहीं होता। अब देखो उसने क्या किया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया ना इसको। तो वो कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर लिखना है तो नंबर लिख लो, ये फैक्टर लिखना है तो फैक्टर लिख, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस बेसिस में बस इतना ही कहा है। अब देखो कहीं पे लिखा होगा तो मैं बता देती, ये लिखा है देखो, इन्होंने लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जैसे हमने 4 का भी किया। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from order in which the prime factors occur। अब सपोजिंगली हमने कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 64 ले लिया। 64 में भी 2 2 का ही होगा ना, इसमें ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसे हम ले लेते हैं 24।
तो कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया ना। अब हमने क्या कहा, जो ये कंपोजिट नंबर 24 था, ये कंपोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे क्योंकि, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो वो कह रहा हमसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सक रहे हैं ना। अब ऐसे नहीं है, कोई इससे पूछे आपसे कि कितने इसमें प्राइम फैक्टर्स इसके बन रहे, तो 1 2 3 4, नो, नॉट 4, ओनली 2 फैक्टर्स हैं इसके। कौन कौन से, 2 एंड 3। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिखते हैं हम इसको प्रॉपर वे में। अगर ये भी लिखा तो गलत नहीं होगा, बट अगर कोई पूछे कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो केवल 2 एंड 3, दो ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। राइट हो गया। अब आप इसमें देखो कि मैंने इसको ऐसे लिखा, तो कोई बच्चा अगर करना चाहे इसके फैक्टर्स, तो वो ये भी तो कर सकता है कि 3 8 जा 24, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब इसके ऑर्डर पे, हम इसको यू भी तो लिख सकते थे ना, तो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता इसके अलावा, लेकिन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और अगर आपको ये समझाना हो कि ये ट्री कैसे बन रही है, तो इसको मैं थोड़ी देखो, ये है इन्होंने एक पैटर्न बनाया इतना लंबा सा, नॉट कंफ्यूजिंग, ठीक है, बहुत, इसको ट्री फैक्टर मेथड कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो क्या करना, सबसे पहले आप वैसे में करो ऐसे में करो, बातें की, देखो वहां भी हमने 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ भी 2 से किया, 2 से स्टार्ट किया, 2 का डिवाइड इसमें डाला, जितना आंसर आया क्वेश्चन क्या लिखा, अगेन 2 से डिवाइड डाला, जितना क्वेश्चन आया यहाँ पे लिखा, 2 से डिवाइड डाला, क्वेश्चन आया यहाँ लिखा, ऐसे ऐसे करके आपको ये जो इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स मिलेंगे वो आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। राइट, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ, इसी 24 का, तो कैसे करेंगे, देखो 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया, 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3, 1 अब। तो ये क्या हो गया आपके पास, हमेशा याद रखना कि ये जो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, और आप इनको नोट करके लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो इतनी ही चीजें इसमें मेनली थी, आप इसको बाकी की खुद से थोड़ा बहुत रीड करेंगे, तो जहां अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछ लेना, और बाकी तो सब ठीक था इसमें। ठीक है, एक इसमें एक और चीज है जो आई थिंक हमें बतानी चाहिए, कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ये नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। जैसे कि सपोजिंगली मैंने आपको दे दिया 24 और 24 एंड 16 का मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये दो नंबर हैं, मैंने आपसे पूछा इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो हम एक ही बारी में वैसे निकाल सकते हैं ना, कैसे देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब जब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना रह जाए आगे वालों में, ये लास्ट वाले, तो ये क्या होता है, यही आपका एचसीएफ निकल के आता है, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 16 कितना निकल के आया हमारे पास, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब अगर आप इस एचसीएफ में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम भी आ जाता है, तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 3 इंटू 2, अब इसको करो कितना होता है, 24 टू जा 48, हो गया 48, तो इसका एलसीएम इतना आ गया। अब मैंने क्वेश्चन सपोजिंगली आपको पूछ लिया कि 48 भी गिवन है, और दूसरा क्या है, 48 भी गिवन है, दूसरा 8 भी गिवन है, और एक नंबर भी गिवन है उसमें से, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप प्रूफ भी करके देखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही होता है। ठीक है, तो राइट हो गया आई थिंक, है ना। अब एक ये फॉर्मूला याद कर लेना इससे रिलेटेड।
अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसकी पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ भी रह गया हो तो मुझसे कमेंट करके बता देना, और डिटेल से बताना है तो वो भी बता